Hello, dear all. Nikhar here from Fatma Teachers Training College, रांची। हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न सिद्धांतों के ऊपर। इस क्रम में अपने लास्ट सेशन में हम लोगों ने जीन पियाजे के ऊपर काफी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं कोलबर्ग के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। इसमें जो भी प्रमुख चरण हैं, जो भी प्रमुख सिद्धांत हैं, इन सभी चीजों को हम लोग काफी डिस्कस में देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो कोलबर्ग के नैतिक या फिर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने हमेशा आएगा इस थ्योरी को पढ़ने के दौरान, और वो वर्ड है मॉरल डिलेमा। डिलेमा आप जानते हैं क्या होता है? कोई भी दुविधा वाली स्थिति, मानसिक द्वंद वाली स्थिति को डिलेमा कहते हैं। ठीक है। और यहां पर वर्ड है मॉरल डिलेमा, यानी नैतिक संघर्ष, नैतिक द्वंद। मन में कई बार ये होता है ना, करें नहीं करें, ठीक है, जाए ना जाए, दो तरह की चीजें चल रही होती हैं। मन का एक हिस्सा आपको अपनी ओर खींच रहा है और मन का दूसरा हिस्सा आपको उस काम को करने से रोक रहा है। इसी को कहते हैं द्वंद या डिलेमा, इसी को कहा जाता है। तो मॉरल डिलेमा की जब बात होगी तो इस वर्ड को देखते सहित आप समझ जाइए कि ये कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत या कोलबर्ग के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से लिया गया टॉपिक है। तो कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों दोनों के संज्ञानात्मक प्रक्रिया की खोज के लिए मॉरल डिलेमा नाम के कंसेप्ट को प्रस्तुत किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों के लिए भी और वयस्कों के लिए भी दोनों के कॉग्निटिव प्रोसेस को समझने के लिए उन्होंने मॉरल डिलेमा शब्द का प्रयोग किया या इसकी खोज की या इसको प्रस्तुत किया। जैसे हमने देखा था कि जीन पियाजे लगातार एक वर्ड यूज कर रहे हैं और वो है स्कीम्स या स्कीमा। ठीक इसी तरह से कोलबर्ग यूज कर रहे हैं मॉरल डिलेमा नाम के शब्द को। हिंदी में इसी को नैतिक संघर्ष कहते हैं या नैतिक द्वंद कहिए। तो मॉरल डिलेमा का मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है। मॉरल डिलेमा से हमारा मतलब होता है उन अवस्थाओं से, उन स्टेजेस से जिसमें कोई भी चुनाव बिल्कुल सही सही नहीं होता। ठीक है, जो कुछ भी चुना जा रहा है दिमाग के द्वारा या मन के द्वारा वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो एग्जैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर तार्किकता ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिसीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, जैसे डिसीजन जब इंपॉर्टेंट होता है तो वो माना जाता है कि एब्सोल्यूट जो आपने रिजल्ट निकाला एग्जैक्ट या एक्यूरेट, जो रिजल्ट आपने निकाला, जो डिसीजन आपने लिया है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे डिसीजन को इंपॉर्टेंट नहीं माना गया, उसके पीछे जो तमाम तरह के रीजनिंग चल रहे हैं उसको इंपॉर्टेंट माना गया। जैसे इसको ऐसे समझिए कि कहीं पर आपको जाना है, आपकी हार्दिक इच्छा वहां पर जाने की नहीं है, लेकिन किसी वजह से आपको लग रहा है कि मन नहीं है, फिर भी जाना तो पड़ेगा। ऐसी स्थितियां हमारे सामने आती हैं। अब वहां पर आपके मन के दोनों पक्ष सुबह से आपको परेशान किए हुए हैं। शाम में जाना है और दिन भर यही चल रहा है, जाए या ना जाए, जाए या ना जाए। जाने से संबंधित भी मन में बहुत सारे तर्क उठ रहे होंगे। इस वजह से हमें जाना चाहिए, हम नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ कैसे आएगा, तमाम तरह की चीजें। मन को रोकने वाली चीजें भी चल रही हैं। क्या फर्क पड़ जाता है, ना आए जिसको नहीं आना है। ठीक है, इस तरह की चीजें चल रही है ना, इसी को मॉरल डिलेमा कहते हैं। मन कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा है, लगातार द्वंद की स्थिति बनी हुई है।
तो उस द्वंद की स्थिति में क्या होता है कि मन के सारे पक्ष या संज्ञानात्मक तरफ के जितने भी गुण हैं, वो सब एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। आप जो रीज़न यूज़ कर रहे हैं, अपने मन में उत्पन्न कर रहे हैं, पक्ष में और विपक्ष में, वो आपके मेमोरी को भी हिट कर रहा है, आपके एक्सपीरियंस को भी हिट कर रहा है, आपके इमेजिनेशंस को भी हिट कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी हिट कर रहा है। यानी सारे संज्ञानात्मक पक्ष को वो हिट कर रहा है लगातार। तो कुछ चीज़ें पक्ष में चल रही हैं, कुछ चीज़ें विपक्ष में चल रही हैं। अब यहाँ पर निर्णय क्या लिया जाएगा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। यही चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। कि अंतिम डिसीजन जो भी आएगा, हो सकता है लास्ट तक आप सोचे कि नहीं जाना है। फिर अचानक आपके कोई फ्रेंड आ गए, जिनको वहाँ जाना है। अब वो आपको अपने साथ जबरन बैठा के लेके चले गए। तो डिसीजन इम्पोर्टेंट नहीं है। इस दौरान जो पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक प्रोसेस आपके माइंड में वर्क कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो कोलबर्ग यहाँ पर यही चीज़ कह रहे हैं कि मॉरल डिलेमा से हमारा मतलब होता है कि एक ऐसा निर्णय जो पूरी तरह से सही नहीं होता। जो कुछ भी हमने सेलेक्ट किया, वो 100% एक्यूरेट या एग्ज़ैक्ट नहीं होता है। यहाँ पर प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिसीज़न के, ठीक है? डिसीज़न से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस प्रोसेस का होना। तो कोलबर्ग के अनुसार तार्किकता के विकास की 3 अवस्थाएँ हैं। यहाँ पर ये जो तार्किकता का विकास कह रहे हैं, यही कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण हैं। या इसी को कोलबर्ग के संज्ञानात्मक विकास के चरण के नाम से जाना जाता है और कोलबर्ग ने खुद इसे तार्किकता के विकास की 3 अवस्थाओं के नाम से प्रस्तुत किया है। जो लोग लेट से आए उनको मैं फिर एक बार बता दूं कि कोलबर्ग के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को मनोविज्ञान में कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आपके सामने नैतिक विकास के नाम से भी आ सकता है और संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी आ सकता है। ये दोनों सेम है। इस कन्फ्यूजन से अपने आप को बचाए रखिएगा। तो देखते हैं कि तार्किकता के विकास की वो तीनों अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं, जिसको कोलबर्ग ने बताया था। तो पहली अवस्था है प्री मोरल स्टेज या प्री मोरल लेवल ऑफ रीजनिंग। प्री मोरल लेवल ऑफ रीजनिंग, इसी को प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ रीजनिंग कहा जाता है। प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ रीजनिंग, हिंदी में इसको आप कह सकते हैं प्राक नैतिक स्तर। प्राक नैतिक स्तर, जो इतिहास वाले हैं वो तुरंत अपने स्कीमा को यूज कर रहे होंगे। इन्होंने प्रागैतिहास के नाम से पढ़ा है, प्राक इतिहास। ध्यान में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 6 में कम से कम आपने सबने इस वर्ड को सुना होगा। प्राक इतिहास, फिर आपका आद्य इतिहास और उसके बाद आधुनिक इतिहास। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये 3 एज माना जाता है। प्रोटो हिस्ट्री एक्चुअली यूज होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। प्रोटो इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि ये लिखित है, इसके एविडेंस है, हम इसको नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है? और प्री का मतलब है जिस समय का कोई लिखित एविडेंस वगैरह नहीं है, ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है प्राक नैतिक स्तर, यानी नैतिकता से पूर्व की अवस्था, ठीक है? दूसरी अवस्था का नाम है कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी या कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, इसको ट्रेडिशनल लेवल ऑफ मोरालिटी भी कहते हैं। ट्रेडिशनल लेवल ऑफ मोरालिटी, हिंदी में ऑब्वियसली इसका नाम होगा पारंपरिक नैतिक स्तर। पारंपरिक नैतिक स्तर,
और तीसरी अवस्था का नाम है पोस्ट कन्वेंशनल रीजनिंग। पोस्ट कन्वेंशनल रीजनिंग या इसको आप पोस्ट मोरालिटी के नाम से भी जानते हैं। पोस्ट मोरालिटी हिंदी में इसका नाम हो जाएगा अग्र पारंपरिक नैतिक स्तर। अग्र पारंपरिक नैतिक स्तर यानी जो पारंपरिक अवस्था थी उसके आगे की अवस्था। अब तीनों अवस्थाओं को डिस्कस करने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं। जो बीच वाली अवस्था है कन्वेंशनल मोरालिटी जिसको हम कह रहे हैं, इसको आप जो आपने नंबर लाइन बनाया होगा, इसमें बीच में आपने 0 दिया और उसके लेफ्ट हैंड में माइनस की ओर बढ़ते चले गए और राइट हैंड में प्लस की ओर बढ़ते चले गए। तो ठीक उस 0 को, उस ओरिजिन पॉइंट को आप मान लीजिए कन्वेंशनल मोरालिटी। इसके पहले की अवस्था प्री मोरालिटी की हो जाएगी और इसके बाद की अवस्था पोस्ट मोरालिटी की हो जाएगी। बीच की अवस्था ट्रेडिशनल मोरालिटी है। ठीक है, इसके बाद अब समझने में आपके लिए आसानी होगी। तो देखते हैं प्री मोरल रीजनिंग वाले स्टेज में क्या क्या होता है। देखिए, ये अवस्था आप कह सकते हैं कि पूर्णतः बाल्यावस्था में पड़ती है। ठीक है, प्री मोरल रीजनिंग वाला जो लेवल है वो बाल्यावस्था की अवस्था है। हालांकि जो बाल्यावस्था का अंतिम फेज है, अंतिम के कुछ वर्ष हैं, वो ट्रेडिशनल मोरालिटी की ओर अपना झुकाव दिखाते हैं, जो ट्रांजिशनल पीरियड के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए कि प्री मोरल स्टेज में कौन सा स्टेज जनरली आता है, ठीक है, तो अर्ली इन्फेंसी को छोड़ करके यानी 0 से 3 वर्ष की जो अवस्था है उसको आप हटा दीजिए। 3 से लेकर के 10 वर्ष तक की अवस्था को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यानी प्री मोरल स्टेज का समय हो गया 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक। ये समय होता है प्री मोरल रीजनिंग का। तो इस दौरान क्या कुछ देखने को हमें मिलता है? आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि चिंतन की प्रक्रिया यहाँ पर शून्य रहती है लगभग। छोटे बच्चे को चिंतन करने के लिए आप देंगे, वो बहुत ज़्यादा उस पर अपना विचार नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा सोचने में सक्षम नहीं होते हैं। तो चिंतन प्रक्रिया का अभाव होता है। इसके बाद विवेक का अभाव होता है। विवेक किसको कहते हैं हम लोग? विवेक का मतलब जनरली ये होता है कि हम जिस आधार पर कोई निर्णय लेते हैं, उसी को विवेक कहा जाता है। विवेक मन से ऊपर की अवस्था है, ये इंटेलिजेंस की अवस्था है। मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण करता ही अपने बुद्धि के माध्यम से। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और मन पर नियंत्रण नहीं रख पाना आपके बुद्धिहीन होने का प्रमाण है, सीधी बात। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है ना, वो समझता है कि ठीक है, हमारा मन ऐसा कह रहा है, इस काम को अगर हम करते हैं, तो उसके क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं। वो परिणामों के ऊपर में डिस्कस करता है और अपने व्यवहार पर अंकुश लगाता है। लेकिन जिसके पास विवेक का अभाव होता है, वो उस काम को कर डालता है। 3, 4, 5 वर्ष तक के बच्चों को आप देखिए क्या करते हैं। वो परिणामों की बहुत चिंता नहीं करते, कहीं से भी छलांग लगा देना, कहीं भी घूमने चले जाना, किसी जानवर के सामने चले जाना, कटते हुए पेड़ के नीचे जाकर के खड़े होकर के उसको देखना, यानी हर हमेशा अपने जान को जोखिम में डालने वाली अवस्था में वो रहते हैं। विवेक का अभाव रहता है, जिसकी वजह से उस उम्र में आप देखेंगे इंजुरीज काफ़ी ज़्यादा होती है बच्चों को। लेकिन धीरे-धीरे 10 वर्ष के बाद उनको ये समझ में आने लगता है, हालाँकि समझ में नहीं आता, वहाँ पर पनिशमेंट वगैरह से बचने के लिए एक स्ट्रेटजी के रूप में और लोगों के नज़र में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ही अपने व्यवहार पे नियंत्रण करते हैं। वास्तविकता तो ये है कि जब उनकी समझ
उनके एक्सपीरियंस के साथ टैली करना शुरू कर जाता है। ठीक है, उनको लगने लगता है कि अच्छा ये एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा था, इसलिए हमें वहाँ नहीं खड़े होना चाहिए या वहाँ नहीं जाना चाहिए या इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। छोटे बच्चों को देखिए ना, अभी दीपावली था। मुझे लगता है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी एक बच्चे के बारे में सुने होंगे, जिसने अपने हाथ को जला लिया। बड़े लोगों से भी ये मिस्टेक हो जाया करता है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास विवेक का अभाव है। वो एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में, तरह-तरह के ढंग से पटाखों को जलाने के चक्कर में अपने आप को इंजर्ड कर लेते हैं। ठीक है? तो विवेक का यहाँ पर अभाव होता है और इसके साथ-साथ कॉन्शियसनेस का भी अभाव होता है। जैसे कॉन्शियसनेस से हमारा मतलब क्या है, उसको हम लोग देख चुके हैं सिगमंड फ्राइड वाले थ्योरी में। कॉन्शियस लेवल का मतलब होता है आप जहाँ पर मौजूद हैं, ठीक उसी जगह पे आपके सारे सेंस ऑर्गन्स जागृत अवस्था में मौजूद हैं। हर एक चीज़ को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप प्रेज़ेंट में वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है? तो कॉन्शियस लेवल का भी अंतर होता है। चूँकि शैशवावस्था वाली अवस्था मैक्सिमम यहाँ पे है ना, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड का भी समय है। तो इमेजिनेशन में थोड़े खोए रहते हैं, देख रहे हैं, उधर चल रहे, उधर टकरा गए। साइकिल चला रहे हैं, किसी और जगह देख रहे हैं, समय पे डिसीज़न नहीं लिया, गिर पड़े, अपने आप को इंजर्ड कर लिया। तो कॉन्शसनेस का अभाव होता है, थिंकिंग का अभाव होता है और विवेक का अभाव होता है इस अवस्था में। इसके बाद बच्चे को अच्छे या बुरे का ज्ञान स्वयं नहीं होता, विवेक नहीं है ना, विवेक नहीं है, चेतना नहीं है और इसके साथ-साथ चिंतन की प्रक्रिया भी नहीं है। तो अच्छे और बुरे का ज्ञान इस अवस्था में बच्चों के पास नहीं होता है, यानी नैतिकता का पूर्णतः अभाव होता है। अब इसके नाम के साथ आप टैली कीजिए। इसका नाम है प्राक नैतिक स्तर। तो जब इसे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब है कि प्राक नैतिक स्तर वह अवस्था है जब बच्चे में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। अच्छे और बुरे से संबंधित ज्ञान उसके पास नहीं होता। और यहाँ पर लेकिन आप देखेंगे एक चीज़ कि वो उन व्यवहारों से बचने की कोशिश करता है, जिसको समाज अनैतिक मानता है, जिसको समाज पसंद नहीं करता है। तब आपको लगेगा कि एक तरफ नैतिकता का अभाव है, उसके बावजूद वो उन व्यवहारों को अवॉइड कर रहा है, जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? तो होता क्या है कि माता-पिता जो इसको ज्ञान दे रहे हैं या जो भी प्रोविज़न के बारे में या टैबूट के बारे में इसको जानकारी दे रहे हैं, ये उन चीज़ों को फ़ॉलो करने की कोशिश करता है। इनको लगता है कि पेरेंट्स ने कहा था ऐसा करने के लिए, इसलिए हमें इस काम को करना चाहिए। पेरेंट्स ने हमें इस काम को करने से मना किया है, इस वजह से हमें इस काम को नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से ये दूसरों के द्वारा दिए गए ज्ञान पर आश्रित होता है। तो इस अवस्था की भी 2 अवस्थाएँ हैं, उप-अवस्थाएँ हैं। ए और बी करके आप लिख सकते हैं। तो पहली जो उप-अवस्था है वो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो देखिए इस अवस्था में नाम से ही स्पष्ट है कि बच्चे में दंड से बचने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अपने आप को पनिशमेंट से बचाने के लिए ये वैसे व्यवहार को करता है जो सामाजिक रूप से नैतिक माने जाते हैं। ठीक है? पनिशमेंट से बचने के लिए। नैतिकता नहीं होता, फिर भी बच्चा नैतिक व्यवहार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पनिशमेंट मिलने का डर सताता है, इसके वजह से। और इसके द्वारा किए जा रहे सारे के सारे चिंतन इसी के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। ऐसा करेंगे तो मम्मी डाँटेगी, ऐसा करेंगे तो पापा डाँटेंगे, भैया डाँटेंगे, दादाजी डाँटेंगे, कोई भी। मतलब डाँट से बचने के लिए ही यहाँ पर बच्चा कुछ भी करता है।
कुछ भी करता है इन द सेंस ऑफ कि जो भी सोशली नॉर्म्स से संबंधित वो व्यवहार दिखा रहा है पनिशमेंट से बचने के लिए, ठीक है? यहाँ पर पनिशमेंट से बचने का मतलब एक और पॉइंट होगा कि बड़े लोगों से एप्रिसिएशन मिलने के लालच में वो इस तरह के काम को करता है। हमें कहीं से पनिशमेंट ना मिले और हमें अपने पेरेंट्स से एप्रिसिएशन मिले। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो सारा का सारा काम वहाँ पर करता है या जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको दिए गए हैं, उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करता है। तो बच्चे द्वारा किसी कार्य या व्यवहार को अच्छा या बुरा समझना उनके व्यक्तिगत प्रभावों पर निर्भर हो जाता है, ठीक है? मान लेते हैं कि कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे को कठोर पनिशमेंट देते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को वायलेट करने के कंडीशन में। जो भी निर्देश दिए गए अगर उसका पालन नहीं कर रहा है बच्चा, तो वो उसको पनिशमेंट देंगे। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पनिशमेंट नहीं भी देते हैं, तो उनका जो व्यक्तिगत प्रभाव पड़ा है उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर, उसी के हिसाब से उनमें नैतिकता या अच्छे और बुरे से संबंधित समझ विकसित हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कई परिवार में आपने देखा होगा, थोड़ा दबंग परिवार का अगर बच्चा है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपने देखा होगा, जो भी लोग जा रहे हैं वहाँ का बच्चा भले आफत किस्म का बदमाश हो, लेकिन लोग कहेंगे बड़ा नॉटी है, नटखट है, इस तरह के शब्द को प्रयोग करेंगे। उस बच्चे को ये लगता है ना कि अच्छा ये एप्रिसिएशन ही मिला है, कोई बात नहीं। उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता, वो उतना ही ज़्यादा जिद्दी हो जाता है। किसी परिवार में ऐसा भी देखने को मिलता है कि पेरेंट्स बच्चे को ज़्यादा डाँट-डपट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, किसी विषय को लेकर के। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उनको लगने लगता है कि भई इस तरह का व्यवहार अगर हम किए तो दोबारा ज़बरदस्त पिटाई हमारी हो सकती है या हमें पनिशमेंट मिल सकता है किसी भी तरह का। तो उसके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि हमें इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करना है। तो दोनों ही प्रकार के बच्चों का जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, वही उनके अंदर अच्छे और बुरे का ज्ञान उत्पन्न कर रहा है। इसके बाद जो दूसरी उपावस्था है, उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इंट्रो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता, साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता। देखिए, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे में जो भी व्यक्तिगत ज़रूरतें होती हैं, वही उनके अंदर सही और गलत का निर्धारण करती है। उनको लगता है कि हमें ये चीज़ मिलना चाहिए या हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, तो उसको प्राप्त करना ही उनका परम उद्देश्य बन जाता है और वो उनको सही लगता है, ठीक है? और जिस चीज़ की आवश्यकता उनको नहीं होती है, उस चीज़ को करना या उस चीज़ से संबंधित किसी भी एक्ट को वो गलत मानते हैं। इसी समय एक और चीज़ देखा जाता है, पलटवार की प्रवृत्ति, ठीक है? और अदला-बदली का भाव। पलटवार की प्रवृत्ति और अदला-बदली का भाव। चीज़ों को बदलना, ट्रांज़ैक्शन होना। तो जनरली ट्रांज़ैक्शन वाला जो पॉइंट है ना, वो जब बाल्यावस्था एक्चुअल में स्टार्ट हो चुका होता है, तब देखने को मिलता है। शैशवावस्था का जो लैटर पीरियड है, इन्फेंसी का लैटर पीरियड 3 से 6 वर्ष, उस समय में पलटवार की प्रवृत्ति पाई जाएगी और 6 वर्ष के ऊपर की अवस्था में लेन-देन की प्रवृत्ति पाई जाएगी। हमने इसको इन्फेंसी और चाइल्डहुड के दौरान डिटेल में देखा है। पलटवार की प्रवृत्ति से संबंधित एक मजेदार फैक्ट है। आप 3-4 साल के बच्चे को अगर मारे 1 थप्पड़, तो वो भी आपको 1 थप्पड़ मारेगा, ठीक है? फिर आप मारिए, फिर वो मारेगा। उसकी इच्छा होती है कि लास्ट पंच हम ही लगाएँ। लास्ट पंच अगर हमने लगाया तो हम विनर रहे,
अगर हमने लास्ट पंच नहीं लगाया तो इसका मतलब बदला अधूरा रह गया। अगर वो नहीं पीट सके, मैंने कई बच्चों को देखा अपने व्यक्तिगत अनुभव में कि अगर वो अपने टीचर को नहीं मार सकते, तो कम से कम उनके चेयर को उँगली से टच कर देंगे लास्ट में, कि भाई हमने बदला ले लिया। कम से कम इतना तो ज़रूर, ठीक है? तो ये प्रवृत्ति बच्चों में इस दौरान देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें, अब आपको लगेगा ना कि एक तरफ पनिशमेंट वाला चक्कर था, जिसके वजह से वो डिसाइड कर रहा था या कुछ भी सोच रहा था, कोई भी डिसीजन ले रहा था। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई वो पलटवार की प्रवृत्ति भी दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है क्लियरली कि बच्चे के अंदर सही और गलत की समझ नहीं है। जैसा उसका अपना अनुभव हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो उन चीज़ों को ग्रहण कर रहा है, समझ रहा है। पेरेंट्स बता रहे हैं ये सही है, ये गलत है, सीख लिया। फिर उसको लग रहा है कि ऐसा करने से पिटाई हो सकती है, ऐसा करने से एप्रिसिएशन मिल सकता है। तो फिर अपने व्यवहार को उस हिसाब से उसने थोड़ा और कंपाइल करने की कोशिश की। इसके बाद एक स्तर पर मन में ये भी बैठा हुआ है कि हम कहीं हार ना जाएँ, हमें कहीं लूज़र के कैटेगरी में ना रखा जाए, तो पलटवार की प्रवृत्ति भी पाई जा रही है। लेन-देन के दौरान भी ये प्रवृत्ति है कि भाई जितनी मात्रा में हमने कोई चीज़ आपको प्रोवाइड की है, उसी मात्रा में आप हमें दीजिए। ठीक है? वो वही बात हो गई कि ₹5 का 2 सिक्का आपने अगर उसको दिया है, ठीक है? 10 एक-एक के 10 सिक्के के बदले में 5 का 2 सिक्का आपने दिया है, तो वो वैल्यू नहीं देखता है, वो फिर ये देखता है कि हमें सिर्फ़ 2 ही कॉइन्स मिले हैं और हमने उनको 10 कॉइन्स दिए थे। इस तरह की प्रवृत्ति वहाँ पर पाई जाती है बच्चों में। तो ये पहली अवस्था थी प्राक नैतिक स्तर। इसमें जो साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता था, उसमें एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि बच्चों का व्यवहार इस अवस्था में बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। प्री मोरल स्टेज में बच्चों का व्यवहार हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर पर ही डिपेंडेंट होता है, जैसे स्वीकृति या अस्वीकृति, एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस, और दूसरा है पनिशमेंट एंड रिवार्ड। ठीक है? कुल मिलाकर के निचोड़ यही है प्री मोरल स्टेज का, कि यहाँ पर नैतिकता नहीं होती है, यहाँ पर नैतिकता बाहरी कारकों पर निर्भर होती है, और बाहरी कारक भी 2 तरीके से इसको प्रभावित कर रहे होते हैं, स्वीकृति और अस्वीकृति के स्तर पर, पनिशमेंट और रिवार्ड के स्तर पर। ठीक है? अपने अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कोलबर्ग के नैतिक विकास के द्वितीय चरण और तृतीय चरण के ऊपर।